आज हम बीजगणित का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। वर्ग समीकरण आखिर क्या है? वर्ग समीकरण के उद्देश्य क्या है? वर्ग समीकरण को हम हल कैसे करते हैं? वर्ग समीकरण का अनुप्रयोग क्या है? वर्ग समीकरण को हम वर्ग समीकरण ही क्यों करते हैं? जब आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जान लेंगे तो इससे संबंधित जो भी सवाल आएंगे आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। वर्ग समीकरण में कुल कितने सूत्र या नियम होते हैं? वर्ग समीकरण का सिद्धांत क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो शब्द हैं, वर्ग और समीकरण, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन। तो सबसे पहले ये वर्ग समीकरण आखिर क्या है? वर्ग समीकरण को हम वर्ग समीकरण ही क्यों कहते हैं? तो आप देख सकते हैं कि यह समीकरण है मतलब निश्चित ही यहाँ एक बीजगणितीय व्यंजक होगा, एक बहुपद होगा जिसे कि हम बराबर से निरूपित करेंगे। यानी बराबर है तो बायां पक्ष भी होगा और दायां पक्ष भी होगा। तो चलिए देखते हैं वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है, यानी इसका स्टैंडर्ड जनरल रूप क्या है। हम ये देखते हैं कि वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है या इसे हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो वर्ग समीकरण को हम ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से निरूपित करते हैं, जहां की आप देख सकते हैं ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो आप देख सकते हैं यह समीकरण तो है, किंतु इस समीकरण में बायां पक्ष एक बहुपद है और इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? x की अधिकतम घात 2 है, x की घात 1 भी है, x की घात 0 भी है, जिसे हम 1 लिखे हुए हैं, किंतु हमें x की अधिकतम घात के आधार पर इसे द्विघात कहना है या वर्ग कहना है। यानी इस समीकरण की जो डिग्री होगी वह, इस समीकरण की जो घात होगी वह 2 होगी, इसीलिए यह द्विघात या वर्ग समीकरण कहलाता है। किंतु अगर आप देख सकते हैं a अगर 0 हो जाए तो इसीलिए यहाँ पर a का अशून्य होना जरूरी है, क्योंकि a एक अचर है, एक गुणांक है। किसका गुणांक? x वर्ग का गुणांक। b किसका गुणांक है? b का गुणांक। तो यहाँ a अगर 0 होगा तो यह अधिकतम घात 2 हट जाएगी और यह वर्ग समीकरण से समीकरण तो रहेगा किंतु रैखिक समीकरण में तब्दील हो जाएगा। तो यह वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा जब a 0 हो जाता है या x की घात अधिकतम घात 2 नहीं होती, इसकी डिग्री 2 नहीं होती, तो यह वर्ग समीकरण नहीं कहलाता। तो यह वर्ग समीकरण का मानक रूप है। इसमें समस्या क्या है? इसमें इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम है या इसमें समस्या है। तो आखिर वह समस्या क्या है? यहाँ पर x एक चर है, वेरिएबल है, जो कि अज्ञात है, हमें मालूम नहीं है, यानी यह एक अज्ञात चर है। याद करते हैं वर्ग समीकरण को हल करना यानी इसके मूलों का पता लगाना, यानी x के जो मान होंगे, तो वैल्यूज ऑफ द x आर रिफर्ड एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसके जो मान होंगे वो इस इक्वेशन के, इस समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो मान लेते हैं इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। भाई हमने मूल 2 ही क्यों लिया? मूलों की संख्या 1 क्यों नहीं हुई, 3 क्यों नहीं हुई? तो जब वर्ग समीकरण होता है, जब द्विघात समीकरण होता है, उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 ही मूल होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, हमेशा 2 ही मूल होंगे, क्योंकि उसकी घात 2 है। अगर त्रिघात होता तो 3 मूल होते, चतुर्थ घात होता तो 4 मूल होते। यह
समीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंतर्गत आता है, जहां पर सिर्फ वर्ग नहीं सभी प्रकार के समीकरणों का अध्ययन किया जाता है। चूंकि यहाँ हम वर्ग समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ दो ही मूल होंगे। तो यहाँ हमने मान लिया कि वे दो मूल है अल्फा व बीटा, जो हमें जिसका मान हमें नहीं मालूम है, जिसका मान हमें पता लगाना है, इसलिए इसे हम समस्या करते हैं, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। अब ए बी सी क्या है, यह निश्चित तौर पर यह चर है, तो यह अचर है, या जिसे हम गुणांक कहते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 3 पद हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ये अचर राशि होती है और यह गुणांक कहलाता है, और ए का शून्य नहीं होना आवश्यक है, तो यह ज्ञात होता है, हमें इसका मान मालूम होता है। तो अब हम देखते हैं इस वर्ग समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। इसे हल करने की अनेक विधियां हैं, लेकिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने इसकी मूल विधि खोजी है। उनके नाम से ही इस विधि को श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। अन्य और भी विधियां हैं वर्ग समीकरण को हल करने की, जैसे गुणनखंड विधि, लेकिन वो सभी विधि इस विधि का ही जनरलाइज्ड फॉर्म है, प्रसामान्य रूप है, यानी जो मूल विधि है वह श्रीधराचार्य ही है। तो हम देखते हैं इस वर्ग समीकरण को हल करने की श्रीधराचार्य विधि या वर्ग समीकरण को हल करने की मूल विधि। तो हम इसे हल करेंगे, इसके लिए दो मूल है, तो हमने हल कर लिया इसे। तो हल जब करेंगे तो अल्फा पहला मूल का जो मान होगा ऋण बी वर्ग ऋण 4ac बटा 2a होगा, और जो दूसरा मूल होगा बीटा वो होगा ऋण बी, बस धन की जगह आपको ऋण करना है, वर्गमूल बी वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। आप देख सकते हैं यह द्विघात है, तो दो मूल होंगे, पहले मूल का मान अल्फा और दूसरे मूल का मान हमने ये बीटा मान लिया। अब ये प्रश्न आता है कि भाई अल्फा और बीटा यह दोनों हल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ए बी और सी का मान रख दें तो आपको अल्फा भी प्राप्त हो जाएगा और बीटा भी प्राप्त हो जाएगा, और यही x के दो मूल हैं अल्फा और बीटा। किंतु अगर हम ये कहें कि बिना हल किए आप बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, मतलब बिना सूर्य में गए आपको बताना है सूर्य कैसा है, बिना चंद्रमा में गए आपको बताना है चंद्रमा कैसा है, बिना मंगल में जाए बगैर आपको बताना है कि मंगल कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसा है, क्या ये संभव है? आप बताइए। तो यहाँ आपको बताना है, बिना अमेरिका गए आपको अमेरिका की जलवायु के बारे में बताना है, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताना है, तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर हम बिना हल किए ही मूलों की प्रकृति के बारे में बताना चाहेंगे कि वो मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, समान हैं, असमान हैं, क्या है, या मूलों की प्रकृति अगर दी गई होगी तो उनके जरिए हम वर्ग समीकरण को भी बता सकते हैं कि वर्ग समीकरण कैसा होगा जबकि मूल हमारे दिए गए हैं। तो हम देखते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स को जानने के लिए आपको वर्गमूल के अंदर यानी रेडिकल के अंदर विवर्ग ऋण 4ac पर गौर करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं डी यानी डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर कहते हैं विवर्ग ऋण 4ac को। तो अब जब हम डी बोलते हैं तो डी का मान होगा विवर्ग ऋण 4ac। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। तो हम देखते हैं सीरियल नंबर, इसकी 4 प्रकृति हम बताएंगे। ये डी विविक्तिकर है, उसके बाद हम देखेंगे मूल की प्रकृति कैसी होगी यानी अल्फा और बीटा की प्रकृति कैसी होगी। तो इसके सामान्यतया 3 ही प्रकृति मानी जाती है, किंतु एक और मैं बताऊंगा आपको नया चौथा, और वह प्रकृति क्या है देखिए 1 2 3 और 4। अब मूलों की प्रकृति डी क्या है, विवर्ग ऋण 4ac है, ये देख रहे हैं। मान लेते हैं अगर ये विवर्ग ऋण 4ac धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है,
तो यदि ये बजट पॉजिटिव आएगा तो इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, अर्थात जो अल्फा और बीटा होंगे दोनों ही वास्तविक संख्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे और अनइक्वल होंगे, असमान होंगे, यानी दोनों ही अलग अलग होंगे, यानी दोनों ही अलग अलग होंगे, विविक्त होंगे किंतु वास्तविक होंगे। तो यह पहली प्रकृति है। मान लेते हैं यह शून्य आ गया, तो जब b वर्ग ऋण 4ac अगर शून्य आ जाता है तो आप देख सकते हैं वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों समान हो जाएंगे, ऋण b बटा 2a इसका भी वही हो जाएगा, क्योंकि यह तो शून्य हो गया, यह शून्य हो गया, तो यह वास्तविक और इक्वल यानी समान होंगे। मान लेते हैं ये विविक्ति कर ऋणात्मक आ गया, नेगेटिव आ गया, तब क्या होगा? नेगेटिव आने पर निश्चित तौर पर नेगेटिव का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, और यदि निकाला जाएगा तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, तो वह इमेजिनरी वैल्यू होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, तो इमेजिनरी और अनइक्वल। और हो सकता है इसका ही प्रकार, पहले का ही प्रकार, कि वो परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, पूर्ण वर्ग में आ गया, जैसे 2, 4, 16, 81, 9 इस प्रकार का पूर्ण वर्ग 25। तो आप देख सकते हैं पूर्ण वर्ग आएगा तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन यह हमेशा परिमेय संख्या में आएगा, तो ये होगा हमेशा परिमेय संख्या, P/Q के फॉर्म में होगा, परिमेय संख्या होगा, और दोनों फिर अलग होंगे, तो ये होगा अनइक्वल होगा, दोनों अलग होंगे और परिमेय संख्या मिलेगा। यह मूलों की प्रकृति निकालने का मैंने टेबल बता दिया। तो इससे आप मूलों की प्रकृति विविक्ति कर की सहायता से निकाल सकते हैं, या मूल की प्रकृति के बारे में कुछ ज्ञात है तो उसके आधार पे आप वर्ग समीकरण के बारे में भी कुछ बता सकते हैं। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं इस अब मूलों में हम छेड़खानी करते हैं, मूलों में हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। क्या करेंगे भाई? ऑपरेट करते हैं, प्लस और माइनस या गुणा जो भी करते हैं, तो हम इसको करते हैं, इन दोनों मूलों को हम जोड़ देते हैं। बाय द वे हमने दोनों मूलों को क्या किया? अल्फा प्लस बीटा कर दिया, और अल्फा और बीटा यानी यह मूलों का योगफल है, जिसको हम सम ऑफ रूट्स कहेंगे, और यहाँ पर हमने किया उन दोनों मूलों को हमने गुणा कर दिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। जब हम ऐसा करते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालते हैं, तो क्या होगा हमारे पास? आप इसको करके देखिए, आप देखिए योगफल करेंगे तो ये तो कट रहा है, तो आपकी मिलेगा ऋण b बटा a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा c बटा a। इसका मतलब है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है, इसका मतलब है फिर से इस वर्ग समीकरण के मानक रूप में पहुंच जाइए, यानी ये जो मानक रूप है समीकरण नंबर 1 जो है वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अगर हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक से सबको भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन b बटा a x धन c बटा a बराबर 0। तो आप देख सकते हैं वर्ग समीकरण का यही रूप इस रूप में तब्दील हो गया, जिसे हम इससे अगर जोड़कर देखें तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा बीटा बराबर 0। यानी अगर हमें मूलों का योगफल मालूम है तो मूलों का योगफल द्वितीय पद का गुणांक ही होगा विपरीत चिन्ह के साथ, यानी धन है तो ऋण होगा और ऋण है तो धन होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण आ रहा है। और अगर मूलों का गुणनफल निकालना हो तो जो तृतीय पद होगा c बटा a होगा, वही मूलों का गुणनफल होगा। यानी अगर मूलों का योगफल दिया गया है या मूलों का गुणनफल दिया गया है तो आप वर्ग समीकरण बना सकते हैं, या वर्ग समीकरण दिया है तो वर्ग समीकरण से हम इस रूप में लिखकर मूलों का गुणनफल और योगफल निकाल सकते हैं। यानी मूल अगर दिए गए हैं तो हम वर्ग समीकरण बना सकते हैं, और वर्ग समीकरण अगर दिया गया है तो हम मूल इस विधि से निकाल सकते हैं। तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा धन बीटा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और एस आर यानी सम ऑफ रूट्स एक्स धन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो ये मूलों का योगफल है और यह मूलों का गुणनफल है। तो आसानी से मूलों का योगफल और गुणनफल के जरिए आप वर्ग समीकरण की रचना
कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप इसे समझ गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पूरा सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा और इससे संबंधित जब भी कोई प्रश्न देंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं मैं। एग्जाम्पल है कि हमें हल करना है। मान लेते हैं x वर्ग धन, हमने कर दिया x वर्ग धन या ऋण कर देते हैं, ऋण 2x धन 1 बराबर 0, ये हमने लिख दिया। तो इसका हल कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं, आप क्या करेंगे, ये मूलों का योगफल या गुणनफल से निकालिए या इसे हल कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, इसके हल कैसे होंगे? इसका हल होगा अल्फा, 2 मूल होंगे, ऋण b धन ऋण यानी b वर्ग ऋण 4ac बटा 2a, और जो बीटा होगा वो होगा ऋण b ऋण वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। आपको मालूम है ये a है, ये b है और ये c है। a कितना है? 1, तो ये होगा ऋण b यानी कितना? ऋण 2, ये ऋण 2 धन रूट b वर्ग यानी ऋण 2 का वर्ग यानी 4, ऋण 4ac, दोनों 1 है, ऋण 4 यानी ऋण 4। तो आप देख सकते हैं कितना होगा ये ऋण 2, ये b वर्ग ऋण 4 है ना, 4, और ये कितना हुआ AC 1, तो ऋण 4 ही हुआ। ये देखिए, ये लगता है चौथी वाले केस में आ रहा है, नहीं सेकंड वाले में आएगा। तो ये 2a यानी 2, और ये जो बीटा होगा यहाँ पर भी ऋण b यानी ऋण 2, ऋण इसका मान तो आपने देख लिया, 4 ऋण 4 ही आ रहा है। मान ABC यहाँ तुलना करके a 1 है, b ऋण 2 है और c 1 है, तो ये होगा 2 × 1 यानी 2। तो आप देख सकते हैं ये तो शून्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 2 बटा 2 अल्फा का मान, और बीटा का मान भी जो होगा वो ऋण 2 बटा 2 हो जाएगा। तो ये दोनों कट गए, तो अल्फा का मान कितना आया? अल्फा का मान कितना आया? ऋण 2 है, नहीं ऋण 2, ये ऋण 2, यहाँ ये भी ऋण है और ये भी ऋण, b जो है ऋण 2 है, तो ऋण 2 कितना हो गया? धन 2, और ऋण 2 कितना हो गया? 2 बटा 2 यानी अल्फा भी 1 आया और बीटा भी 1 आया। तो आप देख सकते हैं x के 2 मूल होंगे, तो पहला मूल होगा अल्फा यानी 1 और दूसरा मूल होगा बीटा यानी वो भी 1। तो आप देख सकते हैं अल्फा के 1 और 1 यानी x का 2 मान आया, अल्फा और बीटा, यही इस वर्ग समीकरण के 2 मूल होंगे, अल्फा और बीटा 2 मान होंगे x के 1 और 1। इससे हम वर्ग समीकरण को एक नए तरीके से समझे हैं कि अगर वर्ग समीकरण हमें दिया है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0 भी लिख सकते हैं। जब आप इनको गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, तो इसे ही कहते हैं मध्य पद। ये जो मध्य पद है इसको 2 भागों में तोड़ना और एक को योग के रूप में लिखना और एक को गुणा के रूप में लिखना। इसीलिए उदाहरण से हमें नया तरीका मिलता है। वह तरीका हम यहाँ पर भी बता सकते थे, पर उसमें आनंद नहीं आता। आनंद तब आता है जब आप उदाहरण से उसे देखते और समझते हैं। तो x माइनस अल्फा कितना हुआ? सीधे हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स पर 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस 1 भी 0 होगा और x माइनस 1 0 होगा। तो यहाँ पर x का मान 1, यहाँ पर भी x का मान 1। यानी अगर मूल दिए गए हों तो हम मूलों से वर्ग समीकरण बना सकते हैं, और अगर इस रूप में दिए गए हों तो सीधे हम ऋण बटा अल्फा धन बीटा से यहाँ निकाल सकते हैं और अल्फा गुणा बीटा से हम ऐसा निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस समीकरण को अगर हम तुलना करेंगे अल्फा प्लस बीटा से तो भी आसानी से बता सकते हैं मूलों का योगफल कितना होगा? अल्फा धन बीटा ऋण b बटा a होगा और अल्फा बीटा जो होगा c बटा a होगा। अल्फा धन बीटा कितना है? आप ऋण b बटा a आपको मालूम है, ऋण b बटा a यानी कितना है? आपको यही लिखना है 2, ऋण 2 यानी ये हो गया ऋण ऋण धन, तो ये 2 बटा 1 और c बटा 1 यानी आपको वही लिखना है, 1 लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि जो अल्फा धन बीटा है जो है ऋण 2 है, यहाँ अल्फा धन बीटा यहाँ ऋण 2, क्योंकि आप मालूम है कि हमेशा अल्फा धन बीटा जो होता है और इसका जो गुणांक होता है हमेशा विपरीत चिन्ह का होता है। तो अगर अल्फा धन बीटा 2 है तो जब यहाँ रखेंगे तो वो ऋण 2 हो जाएगा, और अल्फा जो बीटा है वो c बटा a है, यानी वही पद होता है।
तो आपने देखा अल्फा धन बीटा ऋण b बटा a, b का मान ऋण 2 है तो ऋण 2 ऐसा रख देते हैं तो धन 2 होता है 2 बटा 1 अल्फा बीटा 1। तो अल्फा बीटा कितना आ गया आपका 2 आ गया और अल्फा बीटा कितना आ गया 1 आ गया। इनको अगर आप यहाँ रख देंगे तो आपको वर्ग समीकरण मिलेगा। तो इस प्रकार से वर्ग समीकरण एक दूसरे में रूपांतरणीय है, बदला जा सकता है, हल किया जा सकता है। अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है तो आप सीधा यहाँ रखिए, आपको वर्ग समीकरण मिल जाएगा। और वर्ग समीकरण दिया है तो सीधा आप सिद्धाचार्य विधि में रखिए और इसके जरिए आपको अल्फा और बीटा दो मूल मिल जाते हैं। और मूलों की प्रकृति के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान विभक्तिकर का मान कितना आया था 0 आया था। तो हमें क्या मिला था 0 आने पे वास्तविक और इक्वल। तो ये 1 और 1 दोनों ही वास्तविक संख्या है और इक्वल यानी बराबर है। तो हमने बिना हल किए ही विभक्तिकर के जरिए ही आपको बता दिया कि इसके हल हम भले बाद में करेंगे पर हमें मालूम है कि इसकी प्रकृति ऐसी होगी। तो यह है और कुछ मैं एक्सरसाइज देता हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए x² धन 2x धन 1 बराबर 0 इसको हल कीजिए। और दूसरा है x वर्ग धन ये हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, 4x प्लस 4 बराबर 0 इसको हल कीजिए। और एक है x वर्ग धन x धन 1 बराबर 0। तो ये तीन ही प्रश्न हैं, 1 2 3। अब इन तीनों प्रश्नों को आपको बताना है, इनको हल करना है, यानी इनके मूल को आपको निकालना है। तो आप इसे हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में देखिए और इसका उत्तर मुझे बताइए। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया, ये एग्जाम्पल हो गई और यह वर्ग समीकरण की पूरी थ्योरी हो गई। आशा है यह लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको कोई अगर दुविधा या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।